तो बच्चों क्लास 11th में जो हम लोग चैप्टर कर रहे थे, प्रीवियस वीडियोस में हम लोग क्वांटम नंबर्स देखे थे और उसमें चारों तरह का क्वांटम नंबर्स के बारे में हम लोग समझे थे, है ना। प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, एजीमुथल, मैग्नेटिक और स्पिन क्वांटम नंबर, ठीक है। इन सब के बारे में हमारी बात हुई थी, ठीक है। तो आज हम लोग ज़रा सा बात करने जा रहे हैं एनर्जी ऑफ सबशेल्स पे, ठीक है। तो एनर्जी ऑफ सबशेल्स जो है यानी कि डिफरेंट जो सबशेल्स होता है, जैसे एस, पी, डी, एफ, ये सब जो सबशेल्स होते हैं, तो उन सब का एनर्जी किसका ज़्यादा होता है, किसका कम होता है, वो कंपेयर करने के लिए हम लोग एक रूल को फॉलो करते हैं जिसको कहते हैं बोर-ब्यूरीज रूल, ठीक है। बोर-ब्यूरीज रूल या फिर N+L रूल ये कहते हैं, ठीक। तो इसमें जो है यहाँ पे देखिए ये रूल क्या कहता है। तो एक चीज़ तो ये समझेंगे पहले कि बाय दिस रूल एनर्जी ऑफ डिफरेंट subshells are compared. Energy of different subshells are compared. This rule states that number one, ये रूल क्या कहता है? This rule states that if N+L value of different subshells is more than the energy of the subshell is more. अगर N+L वैल्यू ज़्यादा आएगा सबशेल का तो उसका एनर्जी ज़्यादा होगा। और दूसरी बात क्या है, if N+L value of two subshells, if N+L value of two subshells are same, then subshell with more value of N will have more energy, ठीक है। तो अगर दो सबशेल्स है उसका N+L वैल्यू अगर मान लो कि सेम है ना, अगर मान लो कि सेम है, ठीक है, तो जिस सबशेल का N वैल्यू ज़्यादा होगा उसका एनर्जी भी ज़्यादा होगा। ये दो पॉइंट्स हैं इस रूल में। इसी को हम लोग बोर-ब्यूरीज रूल कहते हैं या फिर N+L रूल कहते हैं या बोर-ब्यूरीज रूल कहते हैं, ठीक है। ये तो रूल की बात हो। अब रूल को ज़रा सा समझेंगे और फिर उसको मैं अप्लाई भी करूँगा कुछ एग्जांपल्स में। तो जैसे देखिए, जैसे दो सबशेल है, दो सबशेल का मतलब जैसे कि मान लीजिए 2p 3d ये सब क्या हुआ, सबशेल्स हुआ, 1s 2s 3s जो हम लोग लास्ट क्लास में देख भी रहे थे।
तो जो डिफरेंट सबशेल्स हैं, किसका एनर्जी ज़्यादा होगा, किसका एनर्जी कम होगा, ये हम लोग कैसे कंपेयर करते हैं? ये जो हम लोग कंपेयर करते हैं वो बोर-ब्यूरिज रूल से करते हैं या N+L रूल से करते हैं, ठीक है। ये रूल क्या कहता है? तो पहला पॉइंट ये है कि ये रूल कहता है कि N+L वैल्यू अगर सबशेल्स का हम निकालेंगे और जिसका N+L वैल्यू ज़्यादा होगा उसका एनर्जी भी ज़्यादा होगा, पहली बात। दूसरा पॉइंट क्या कहता है कि अगर N+L वैल्यू दो सबशेल का सेम आ जाए, मान लेते हैं कि N+L वैल्यू क्या होगा, सेम आ गया, ठीक है। तो N का वैल्यू जितना ज़्यादा होगा उस सबशेल का एनर्जी भी उतना ज़्यादा होगा, है ना। अगर N का वैल्यू ज़्यादा तो एनर्जी भी ज़्यादा, लेकिन ये कब? जब N+L वैल्यू दो सबशेल्स का सेम आ जाए तब, ठीक है, ये ध्यान रखना है। तो चलिए अब इसको ज़रा सा हम लोग अप्लाई कर लेते हैं कि कैसे हम कंपेयर करेंगे दो डिफरेंट सबशेल्स को। ये रूल दिमाग में रखना है ना, और उसके बेसिस पे हम लोग ज़रा सा कंपेयर कर लेते हैं। तो देखिए अब एग्जाम्पल के तौर पे जैसे हम लोग जो डिफरेंट सबशेल्स जानते हैं, जैसे मान लेते हैं 1s एक सबशेल है ना। तो इसका N वैल्यू हम लोग यहाँ लिख लेंगे, इसका L वैल्यू लिख लेंगे और यहाँ पे N+L वैल्यू लिख लेते हैं, ठीक है, इस तरह से। तो 1s जो है, तो आगे वाला ये नंबर क्या कहलाता है? प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, तो वो 1 हो गया। S सबशेल जो है, तो S सबशेल के लिए हम लोग स्मॉल l का वैल्यू क्या लेते हैं? 0 लेते हैं स्मॉल s के लिए, ठीक है। तो N+L के लिए क्या लेंगे? क्या हो जाएगा? N+L, 1+0 ऐड करेंगे तो क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा, ठीक है। फिर 2s पे आते हैं। N का वैल्यू 2, L का वैल्यू S के लिए तो 0 ही होता है, तो S सबशेल है, S सबशेल के लिए एजिमुथल क्वांटम नंबर का वैल्यू क्या है? 0। N और L क्या लिख रहे हैं? ये प्रिंसिपल क्वांटम नंबर और ये एजिमुथल क्वांटम नंबर। तो N+L करेंगे तो क्या हो जाएगा? 2+0 यानी कि 2, सही है। तो अब 3s के लिए जब करेंगे, N का वैल्यू 3, S है तो L का वैल्यू 0, 3+0 है ना। तो एनर्जी अगर कंपेयर करना है 1s और 2s में, तो हम लोग क्या चीज़ देखते हैं? बोर-ब्यूरिज रूल। तो बोर-ब्यूरिज रूल में फिर क्या है वो समझते हैं। तो देखिए बोर-ब्यूरिज रूल जो है यहाँ पर, एक सेकेंड, बोर-ब्यूरिज रूल जो है ना, इसमें हम लोग देखते हैं N+L वैल्यू। N+L वैल्यू तो 1 आया, N+L वैल्यू यहाँ पे 2 आया। तो रूल जो था उसमें पहला पॉइंट क्या था कि अगर N+L वैल्यू ज़्यादा होगा तो एनर्जी भी ज़्यादा होगा। N+L वैल्यू ज़्यादा है तो एनर्जी ज़्यादा होगा। इस दोनों में देखेंगे तो N+L वैल्यू इसका ज़्यादा है तो इसका एनर्जी भी ज़्यादा है। तो ये तो बात हम लोग समझ गए, ठीक है। चलिए अब जैसे एक और ये कर ले ज़रा सा। अब यहाँ पे देखिए क्या है, 2p है ना, इसको ज़रा सा मैं अगर ऐसे कंपेयर किया तो ये आया, ठीक है। अब इसको ज़रा सा समझिए, जैसे मान लेते हैं मैं 2p लिख दिया, ठीक। तो n का वैल्यू क्या होगा? 2। l का वैल्यू क्या होगा? l का वैल्यू 1 होता है ना p सबशेल के लिए, तो 1। तो 2+1 क्या होगा? 3। अब ये दोनों का N+L वैल्यू सेम आ गया। तो रूल क्या है? N+L वैल्यू अगर सेम आएगा तो जिसका N का वैल्यू ज़्यादा होगा उसका एनर्जी ज़्यादा होगा। तो दैट मीन्स इस दोनों में सेम आ गया N+L वैल्यू, तो जिसका N का वैल्यू ज़्यादा होगा, N का वैल्यू यहाँ लिखा हुआ है, इसका ज़्यादा है,
दैट मीन्स इसका एनर्जी ज़्यादा होगा, इसका कम होगा, ठीक है। तो 3s का एनर्जी ज़्यादा होगा, ठीक है, तो इसका एनर्जी ज़्यादा हो जाएगा, ओके। अब फिर 3p में देखते हैं, n का वैल्यू 3, l का वैल्यू 1, तो 3 + 1 4, n + l वैल्यू ज़्यादा है इसका, इसलिए इसका एनर्जी ज़्यादा होगा, ठीक है। 4s है, 3d है, तो 4s में अगर देखें n का वैल्यू 4, l का वैल्यू 0, n + l 4। 3d में अगर देखें n का वैल्यू 3, d सबशेल के लिए l का वैल्यू 2 होता है, तो 3 + 2 5, ठीक है। तो ये हो गया। तो अब यहाँ पे देखिए क्या है, इस जगह पे अगर समझें इसको, तो ये तो 5 है, तो इसका एनर्जी ज़्यादा होगा, इस दोनों में दोनों का 4 आ गया, तो अगर सेम आएगा तो जिसका n का वैल्यू ज़्यादा होगा उसका एनर्जी भी ज़्यादा होगा, तो इसलिए इसका एनर्जी ज़्यादा होगा, इस दोनों में इसका एनर्जी ज़्यादा होगा, है ना। तो इस तरह से हम लोग कह सकते हैं। यहाँ पे देखिए 3s का एनर्जी ज़्यादा है, 2p का कम है, तो इसको मैं पलट भी सकता हूँ, इधर कर देता हूँ ऐसे, तो एक ऑर्डर में हो जाएगा, है ना। तो जैसे इसको मैं 2p कर दिया, इसको 3s कर देता हूँ, 3, ये भी 3, ठीक है। तो दोनों बराबर है, इसका एनर्जी ज़्यादा होगा, ये बात समझे। तो हम लोगों को इस तरह से करना है ना। तो एनर्जी का ये ऑर्डर है, 3D तक ही काम चल जाएगा आपका, इसलिए उसके आगे भी कर सकते हैं मगर ज़रूरत नहीं है उतना। तो ऑर्डर ऑफ एनर्जी जो है वो क्या आ गया, ऑर्डर ऑफ एनर्जी वो आ गया 1s का कम है एनर्जी, उससे ज़्यादा किसका है 2s का, उससे ज़्यादा किसका है 2p का, उससे ज़्यादा किसका है 3s, उससे ज़्यादा 3p, उससे ज़्यादा 4s, उससे ज़्यादा 3d, लाइक दिस, है ना। तो ये ऑर्डर ऑफ एनर्जी है, ठीक है। तो इस ऑर्डर ऑफ एनर्जी में हम लोग अरेंज करते हैं डिफरेंट सबशेल्स को, ये सब सबशेल्स हो गया, ये ऑर्डर ऑफ एनर्जी हो गया, ठीक है। तो ये ध्यान रखना है। अच्छा, इसके बाद एक टर्म है जिसको हम लोग बोलते हैं डीजेनरेट। डीजेनरेट क्या, ऑर्बिटल्स। डीजेनरेट ऑर्बिटल्स, ऑर्बिटल्स हम लोग पढ़ चुके हैं लास्ट क्लासेस में। उसमें हम लोगों ने क्या पढ़ा कि सबशेल्स के अंदर ऑर्बिटल्स होते हैं, ठीक है। तो s सबशेल जैसे है तो उसके अंदर कितने ऑर्बिटल पढ़े, 1, p के अंदर 3, d के अंदर 5, f के अंदर 7, है ना। ये ऑड नंबर्स होते हैं ऑर्बिटल्स का। तो अब जैसे कि s में तो एक ही ऑर्बिटल है ना, तो खैर कोई बात नहीं। p सबशेल में कितना, 3 ऑर्बिटल पड़े थे, तो ये तीनों का एनर्जी जो है वो सेम होता है। तीनों जो ऑर्बिटल है एनर्जी तीनों का क्या होता है, सेम। उसी तरह से डी जो सबशेल है उसके अंदर कितना होगा, 1 2 3 4 5, इस तरह से, ठीक है। तो 5 डी सबशेल के अंदर 5 ऑर्बिटल्स हम लोग पढ़ रहे हैं लास्ट क्लास में, dxy, dyz, dzx, dx² - y² और dz², ये पढ़ चुके हैं। तो पांचों ऑर्बिटल का एनर्जी जो है वो क्या होगा, सेम होता है। एनर्जीज पांचों का सेम। तो ऐसे जो ऑर्बिटल्स हैं, जैसे ये 3 ऑर्बिटल हुआ, ये तीनों ऑर्बिटल को हम लोग बोलेंगे डीजेनरेट ऑर्बिटल्स। समझे बात। तो डीजेनरेट ऑर्बिटल का क्या मतलब होगा, जैसे ये जो तीनों ऑर्बिटल है px, py और pz नाम हो गया, तो इस तीनों ऑर्बिटल का एनर्जी सेम है। तो px, py और pz जो है वो क्या कहलाएगा, डीजेनरेट ऑर्बिटल्स कहलाएगा। उसी तरह से
यहाँ जो d का है डी एक्स वाई, डी वाई जेड, डी एक्स जेड, डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर और डी जेड स्क्वायर, ये पांचों का एनर्जी सेम होता है। तो ये जो पांचों ऑर्बिटल्स हैं उन्हीं को हम बोलेंगे ये सब डिजेनरेट ऑर्बिटल्स हैं। ये सब जो है वो डिजेनरेट ऑर्बिटल्स हैं। क्लियर है ये बात? इस तरह से है ना। तो ये सारे जो है ना वो डिजेनरेट ऑर्बिटल्स कहलाएंगे। क्लियर है ये? ठीक। तो हम लोग क्या लिख सकते हैं डिजेनरेट ऑर्बिटल्स में? दोज ऑर्बिटल्स विच हैव सेम एनर्जी, है ना, दोज ऑर्बिटल्स which have same energy are called degenerate orbitals। ठीक है, क्लियर है? तो डिजेनरेट ऑर्बिटल हम समझ गए। चलिए अब एक हम लोग जो बात करने जा रहे हैं वो है पॉलीज एक्सक्लूजन प्रिंसिपल। ठीक है, पॉलीज एक्सक्लूजन प्रिंसिपल। अब ये जो पॉलीज एक्सक्लूजन प्रिंसिपल है ये क्या कहलाता है? देखिए क्या कहता है ये प्रिंसिपल। तो इसमें लिखेंगे इट स्टेट्स दैट नो टू इलेक्ट्रॉन्स इन एन ऑर्बिटल It states that no two electrons in an orbital will have same value of all the quantum numbers। ठीक है, तो ये प्रिंसिपल क्या कहलाता है? ये प्रिंसिपल ये कहलाता है या ये प्रिंसिपल क्या ये कहता है कि किसी भी एक ऑर्बिटल में जो दो इलेक्ट्रॉन्स होता है उन दोनों इलेक्ट्रॉन्स का सभी क्वांटम नंबर्स का जो वैल्यू होता है वो सेम नहीं होगा। ठीक है, ये रूल है, ये मतलब ये प्रिंसिपल यही है। अब इसको ज़रा सा समझते हैं क्या है ये। देखिए हम लोग क्या बात किए पिछले क्लास में कि कोई एक ऑर्बिटल जो है उस एक ऑर्बिटल के अंदर मैक्सिमम दो ही इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। ये एक तो बात हो गई। अच्छा, दूसरी बात कि कोई भी एक इलेक्ट्रॉन किसी भी ऑर्बिटल में होगा तो उसके लिए चार क्वांटम नंबर्स का वैल्यू होगा, क्योंकि पहले ही बात हो गई है कि क्वांटम नंबर्स क्या होता है। क्वांटम नंबर्स चार नंबर का एक तरह से सेट है जो किसी एक इलेक्ट्रॉन को पूरी तरह से क्लियरली डिफाइन करता है। तो कहने का मतलब ये हुआ कि कोई भी एक इलेक्ट्रॉन जो होता है एटम में, उसको अच्छे से समझने के लिए, उसके डिटेल को जानने के लिए हमको चार क्वांटम नंबर्स की ज़रूरत पड़ती है। ये मतलब हुआ। ठीक है, तो ये प्रिंसिपल वही कह रहा है कि किसी भी एक ऑर्बिटल में जो मैक्सिमम दो इलेक्ट्रॉन्स हो सकते हैं, तो दोनों इलेक्ट्रॉन का जो चारों क्वांटम नंबर्स का जो वैल्यू होगा वो चारों का चारों सेम नहीं आएगा। कोई तीन सेम आ सकता है, लेकिन दोनों इलेक्ट्रॉन का जो चार चार क्वांटम नंबर्स का वैल्यू होगा वो चारों एकदम से सेम हो जाए ऐसा नहीं होगा। ये है एक पॉलीज एक्सक्लूजन प्रिंसिपल। अब जैसे फॉर एग्जांपल ले लेते हैं, चलिए जैसे 1s, ये हो गया 1s सब शेल। अब s सब शेल में ऑर्बिटल कितने होते हैं? एक ऑर्बिटल होता है, तो एक बॉक्स बना दिया। s तो स्फेरिकल शेप होता है ऑर्बिटल का, मगर सिंप्लिसिटी के लिए, आसानी के लिए हम लोग बॉक्स बना देते हैं। ठीक है,
तो एक ऑर्बिटल में मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन, मान लेते हैं कि हम लोगों ने एक इलेक्ट्रॉन ऐसे लिखा, एक इलेक्ट्रॉन मैंने ऐसे लिखा, ठीक। तो ये जो एक इलेक्ट्रॉन है और ये जो इलेक्ट्रॉन है, इस दोनों का मैं क्वांटम नंबर्स लिख रहा हूँ, ठीक है। तो इस इलेक्ट्रॉन का जो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर होगा, एजीमुथल क्वांटम नंबर होगा, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर होगा और स्पिन क्वांटम नंबर होगा। ये 4 क्वांटम नंबर्स का वैल्यू होगा इस इलेक्ट्रॉन के लिए, और इस इलेक्ट्रॉन के लिए भी 4 क्वांटम नंबर्स का वैल्यू होगा। तो एक है प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, एक है एजीमुथल क्वांटम नंबर, ये है मैग्नेटिक क्वांटम नंबर और एक है स्पिन क्वांटम नंबर, ठीक है, ये 4। तो देखिए ये जो है ऑर्बिटल, इसमें ये पहला, ये क्या है, शेल, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर बताता है ना ये, तो ये शेल हो गया, तो 1। ये जो इलेक्ट्रॉन है वो भी तो 1s में ही है, तो इसके लिए भी प्रिंसिपल क्वांटम नंबर 1। फिर s सब शेल में ही दोनों इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो s सब शेल के लिए l का वैल्यू तो 0 हो जाता है, तो हो गया 0। मैग्नेटिक क्वांटम नंबर, s सब शेल में एक ऑर्बिटल ही है और एक ही ऑर्बिटल में जो 2 इलेक्ट्रॉन हैं, तो मैग्नेटिक क्वांटम नंबर का वैल्यू एक ऑर्बिटल के लिए तो एक ही कोई वैल्यू आएगा ना, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर। तो ये एक ऑर्बिटल है, तो उस एक ऑर्बिटल के लिए m का वैल्यू तो सेम होगा, यहाँ पे तो 0 होगा, हम लोग जानते हैं s के लिए। तो एक, और ऐसे भी आप ध्यान रखेंगे, चाहे p हो चाहे d हो, कोई भी सबशेल हो, उसके अंदर जब सिर्फ एक ऑर्बिटल की जो बात करते हैं, तो उस एक ऑर्बिटल के लिए मैग्नेटिक क्वांटम नंबर का वैल्यू सेम ही होगा, क्योंकि मैग्नेटिक क्वांटम नंबर से ही ऑर्बिटल्स का पता चलता है, तो एक के लिए एक पर्टिकुलर वैल्यू होता है। तो यहाँ पे मैग्नेटिक क्वांटम नंबर दोनों का क्या होगा, 0 होगा, ठीक है। अब इसमें आ जाते हैं, ये ऐसे डायरेक्शन है, इसका मतलब ये क्लॉकवाइज है, ऐसे ये भी है, इसका मतलब ये भी क्लॉकवाइज है। तो ये अच्छा, परसेंटेज जो है स्पिन क्वांटम नंबर का जो वैल्यू होता है या प्रोबेबिलिटी जो होता है वो क्या होता है, वैल्यू हाफ, तो हाफ वैल्यू होता है। क्लॉकवाइज है तो प्लस, तो ये भी क्लॉकवाइज है, ये भी प्लस। तो ये चारों वैल्यूज़ जो है और ये जो चारों वैल्यूज़ है वो सेम है बिल्कुल, है ना। तो पॉलीज एक्सक्लूजन प्रिंसिपल वही कहता है, इट स्टेट्स दैट नो 2 इलेक्ट्रॉन, मतलब कोई भी ऐसा 2 इलेक्ट्रॉन एक ऑर्बिटल के अंदर नहीं होता है जिसके चारों क्वांटम नंबर्स का वैल्यू सेम हो जाए, मगर यहाँ पे चारों तो सेम हो रहा है। तो ऐसे अरेंजमेंट को हम लोग एक्सक्लूड करेंगे, मतलब एक्सक्लूजन प्रिंसिपल लिखा हुआ है ना। एक्सक्लूजन मतलब क्या होता है, एक्सक्लूड करना, एक्सक्लूड करना मतलब हटाना, है ना। तो इसका मतलब ये भी हुआ कि ऐसा जो कोई अरेंजमेंट इलेक्ट्रॉन्स का जिसमें एक ऑर्बिटल के अंदर जो 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं उन दोनों का चारों क्वांटम नंबर का वैल्यू सेम आ जा रहा है, तो वो अरेंजमेंट हम लोग नहीं कंसिडर करेंगे, वो अरेंजमेंट सही नहीं होगा, दैट विल बी एक्सक्लूडेड, ठीक है, उसको हटा देते हैं, यही है प्रिंसिपल। तो ये अरेंजमेंट मतलब कहने का गलत है, ठीक। उसी तरह से ये है, किसी में भी देख लेंगे, तो यहीं पे अगर फिर से आ जाएं इस पर, ये हो गया 1s हुआ। अब देखिए, तो दूसरा पॉसिबिलिटीज़ क्या है, ऐसे और ऐसे, तो फिर वही बात हो जाएगी इस इलेक्ट्रॉन के लिए और इस इलेक्ट्रॉन के लिए हम लोग निकालते हैं। चलिए, तो n का वैल्यू, l का वैल्यू, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर और स्पिन क्वांटम नंबर, ठीक है। तो इसके लिए 1 होगा, 0 होगा, 0 होगा, प्लस हाफ होगा, सॉरी माइनस हाफ होगा, क्योंकि एंटी क्लॉकवाइज, ऐसे डाउनवर्ड एरो का क्या मतलब हुआ, एंटी क्लॉकवाइज ना, ये एंटी क्लॉकवाइज हुआ। अब यहाँ पर इसके लिए सेम वही चीज़ हो जाएगा, 1 0, इसके लिए भी, ये भी 0 और ये माइनस हाफ, तो चारों क्वांटम नंबर्स का वैल्यू सेम हो गया। तो क्या ये अरेंजमेंट सही है पॉलीज के हिसाब से? पॉलीज के हिसाब से अगर एक ऑर्बिटल के अंदर दोनों इलेक्ट्रॉन्स का चारों क्वांटम नंबर्स का वैल्यू सेम आ जाता है तो वो सही नहीं है, उसको हम लोग एक्सक्लूड कर देंगे, मतलब हटा देंगे। तो यानी कि ये भी गलत है, ये अरेंजमेंट भी गलत है, ठीक है। तो अगर दोनों क्लॉकवाइज गलत हो गया, दोनों एंटी क्लॉकवाइज गलत हो गया, है ना। अब
एक को क्लॉकवाइज कर देते हैं और एक को एंटी क्लॉकवाइज कर देते हैं। तो एक ऐसे कर दिए और एक ऐसे कर दिए, एक क्लॉकवाइज डायरेक्शन और एक एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। तो इसका और इसका चारों क्वांटम नंबर्स का वैल्यू ले लेते हैं, ठीक है, ऐसे। तो इसका जो है प्रिंसिपल क्वांटम नंबर 1 0 0 प्लस हाफ, इसका जो है 1 0, ये भी 0 और ये एंटी क्लॉकवाइज है तो ये माइनस हाफ, ठीक है। तो अगर हम ऐसे अरेंजमेंट करते हैं, एक ऑर्बिटल के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन्स का अरेंजमेंट हम लोग ऐसे करते हैं, एक क्लॉकवाइज और एक एंटी क्लॉकवाइज, तो उससे क्या होता है कि 1 2 3 यानी तीनों क्वांटम नंबर का जो वैल्यू है वो सेम आ रहा है, ठीक है। तीनों क्वांटम नंबर का वैल्यू सेम आ रहा है, ठीक। जो चौथा क्वांटम नंबर है प्लस हाफ और माइनस हाफ, उसका लेकिन डिफरेंट आ जा रहा है, एक का प्लस हाफ है एक का माइनस हाफ है, तो डिफरेंट आ गया ना। तो चारों क्वांटम नंबर्स का वैल्यू तो सेम नहीं हुआ, एक कम आ गया, एक मतलब डिफरेंट आ गया, चारों तो सेम नहीं हुआ। तो जब चारों सेम नहीं हुआ तो ये अरेंजमेंट क्या होगा, एक्सेप्टेड, ठीक है। तो प्रिंसिपल ये कहता है कि एक ऑर्बिटल के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन्स का चारों क्वांटम नंबर्स का वैल्यू अगर सेम आएगा तो हम उसको एक्सक्लूड कर देंगे, हटा देंगे, लेकिन अगर चारों सेम नहीं आया तो इंक्लूड कर लेंगे, मतलब वो सही होगा, यानी उसको हम एक्सेप्ट कर लेंगे, ठीक है। तो 1s में जब जैसे या किसी भी एक ऑर्बिटल में जब ऐसे अरेंजमेंट लिखेंगे तो वो चारों क्वांटम नंबर सेम नहीं आएगा, 3 सेम आ सकता है मैक्सिमम, एक चौथा जो है वो डिफरेंट आ ही जाएगा, ठीक है। तो एक यानी कि क्लॉकवाइज हो गया और दूसरा क्या हो गया, एंटी क्लॉकवाइज। तो इस तरह का जो अरेंजमेंट होता है इसको हम लोग बोलते हैं एंटी पैरेलल अरेंजमेंट, एंटी पैरेलल अरेंजमेंट, ठीक है, ये होता है। और इसमें क्या होता है ना एक्चुअली में कि देखिए एक ऑर्बिटल के अंदर जैसे 2 इलेक्ट्रॉन है तो इलेक्ट्रॉन्स तो नेगेटिवली चार्ज्ड होते हैं, है ना, ये इलेक्ट्रॉन भी नेगेटिव चार्ज है और ये इलेक्ट्रॉन भी तो नेगेटिवली चार्ज्ड है, दोनों नेगेटिवली चार्ज्ड है, ठीक है। तो अब नेगेटिव नेगेटिव चार्ज के बीच में क्या होता है, रिपल्शन, ठीक है, रिपल्शन होता है। तो जब रिपल्शन होता है तो क्या होगा कि अगर सेम डायरेक्शन में अरेंजमेंट रहेगा, जैसे ये चाहे फिर ये दोनों सेम हो गया, तो सेम डायरेक्शन में अगर अरेंजमेंट रहेगा तो रिपल्शन ज़्यादा होता है। एंटी पैरेलल अरेंजमेंट जब रहता है, यानी कि ऐसे एक क्लॉकवाइज और दूसरा एंटी क्लॉकवाइज, है ना, ऐसे अगर रहता है तो क्या होता है, रिपल्शन मिनिमम होता है, क्योंकि एक दूसरे का इफेक्ट को वो कैंसिल करता है, तो रिपल्शन जो है वो मिनिमम होता है, मिनिमम। रिपल्शन मिनिमम होगा तो स्टेबिलिटी क्या होगा, रिपल्शन मिनिमम होने से जो वो अरेंजमेंट है उसका स्टेबिलिटी ज़्यादा होगा, तो स्टेबिलिटी ज़्यादा होता है। रिपल्शन मिनिमम तो स्टेबिलिटी मैक्सिमम, तो इसलिए ये जो है अरेंजमेंट ये सही होगा। तो अब ये हम लोग किसी के लिए भी कर सकते हैं, सिर्फ इसी की बात नहीं है, सिर्फ 1s मत समझ लीजिएगा कि सिर्फ 1s, हम लोग ये किसी भी ऑर्बिटल के लिए बात कर सकते हैं, ठीक है। उसमें क्या होगा, एक क्लॉकवाइज होगा तो दूसरा क्या हो जाएगा, एंटी क्लॉकवाइज होगा, ये बात है ना। तो कोई भी एक ले ले, एक और एग्जांपल मैं ले लेता हूँ, जैसे सपोज कि 3D ले लेते हैं, ठीक है। तो 3D में एक कोई ऑर्बिटल ले लिए जैसे ये, है ना, तो 3D में कोई भी एक ऑर्बिटल ले लिए मान लेते हैं और ऐसे मैंने अरेंजमेंट किया, तो इसका n का वैल्यू क्या होगा, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर 3 L, D सब शेल के लिए L का वैल्यू क्या होता है 2, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर का वैल्यू, अब याद होगा D अगर होता है तो मैग्नेटिक क्वांटम नंबर का वैल्यू क्या होता है, -L से +L, L का वैल्यू 2, तो -2 से +2, तो -2 -1, है ना, 0 +1 +2,
3 तो 5 वैल्यू आया, तो इसी में से कोई एक वैल्यू होगा, क्योंकि एक ही ऑर्बिटल की बात कर रहे हैं, किसी एक ऑर्बिटल के लिए बोल रहे हैं। तो m का वैल्यू क्या है, ये सब किसी एक ऑर्बिटल का वैल्यू है। तो कोई जो भी एक ऑर्बिटल होगा, मान लेते हैं -2, तो -2 इसके लिए भी, क्योंकि दोनों तो सेम ऑर्बिटल में है ना, इसलिए। तो m का जो वैल्यू होगा, कोई भी एक वैल्यू होगा, सपोज करते हैं कि -2 सपोज, तो दूसरे इलेक्ट्रॉन के लिए भी तो इसका 3 होगा, इसका 2 होगा और इसका -2 ही होगा। और s स्पिन क्वांटम नंबर, इसका जो है वो +½ होगा और इसका क्या होगा, -½ होगा। समझ रहे बात, इस तरह से। तो 3 क्वांटम नंबर्स का तो सेम आएगा, मगर चौथा जो है वो डिफरेंट आ गया, यानी कि ये अरेंजमेंट सही है। ठीक है, तो इसी तरह से हम लोग करते हैं ना कि एक सबशेल के अंदर कोई एक पर्टिकुलर ऑर्बिटल है और उस एक ऑर्बिटल के अंदर जो 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं उनका 3 डिफरेंट क्वांटम नंबर्स का वैल्यू तो सेम हो सकता है, लेकिन चौथा जो है वो क्या हो जाएगा, चौथा डिफरेंट हो जाएगा। तो चौथा का वैल्यू डिफरेंट हो जाएगा। ठीक है, इस तरह से। तो कोई डाउट नहीं है यहाँ पर, है ना। तो हम लोग अरेंजमेंट वैसे ही करते हैं। ठीक है, तो मेरे ख्याल से पॉलीज एक्सक्लूजन प्रिंसिपल बहुत अच्छे से क्लियर हो गया होगा। चलिए, और एक क्लॉकवाइज और एक एंटी क्लॉकवाइज अरेंजमेंट को क्या बोलते हैं, एंटी पैरेलल अरेंजमेंट, मैंने बताया। और वैसा होना क्यों सही है, क्योंकि उससे रिपल्शन मिनिमम होता है इलेक्ट्रॉन्स के बीच में और स्टेबिलिटी मैक्सिमम होता है। क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स जो भी है नेगेटिवली चार्ज है ना, तो 2 सेम चार्ज एक साथ रहने में मुश्किल होता है, तो इसलिए ऐसा अरेंजमेंट होना चाहिए जिसमें स्टेबिलिटी कम से कम हो। ठीक है, तो दिस वाज अबाउट दी पॉलीज एक्सक्लूजन प्रिंसिपल। ठीक है, अब एक हम लोग दूसरे प्रिंसिपल पे बात करते हैं, ऑफ-बॉ प्रिंसिपल। ऑफ-बॉ प्रिंसिपल, ठीक है। देखिए, ऑफ-बॉ प्रिंसिपल क्या है। ऑफ-बॉ प्रिंसिपल ये कहता है कि जब, देखिए जैसे कोई भी एटम है ना, एटम में इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, तो किसी भी एक एटम में जितने भी इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उसको हम लोग बोलते हैं एटॉमिक नंबर। तो जब एटॉमिक नंबर मतलब उसमें वो जितना नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होता है वो तो इलेक्ट्रॉन्स का जो हम लोग अरेंजमेंट करते हैं किसी एटम में, उसको हम लोग बोलते हैं इलेक्ट्रॉनिक अरेंजमेंट या इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन या इलेक्ट्रॉनिक अरेंजमेंट मतलब इलेक्ट्रॉन का किस तरह से अरेंजमेंट होगा एक एटम के अंदर डिफरेंट सबशेल्स में। ठीक है, तो ऑफ-बॉ प्रिंसिपल क्या कहता है कि जब हम किसी एटम में इलेक्ट्रॉन्स को अरेंज करेंगे तो जिस सबशेल का एनर्जी कम होगा उसमें हम पहले फिलअप करेंगे, जिसका एनर्जी उससे ज़्यादा होगा उसमें बाद में आएंगे, उससे ज़्यादा जिसका एनर्जी होगा उसमें फिर बाद में आएंगे। तो कहने का मतलब एनर्जी का जो इंक्रीजिंग ऑर्डर है, मतलब कम एनर्जी फिर ज़्यादा इस तरह से, तो ये हुआ इंक्रीजिंग ऑर्डर। तो इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एनर्जी के हिसाब से ही हम लोग इलेक्ट्रॉन्स को भी अरेंज करते हैं, है ना। तो यानी कि जिस सबशेल का एनर्जी का वैल्यू सबसे कम है उसमें पहले डालेंगे, और जैसे जैसे एनर्जी बढ़ता जाएगा सबशेल का, आप इलेक्ट्रॉन्स भी उसमें उसी हिसाब से डालेंगे इन ऑर्डर ऑफ इंक्रीजिंग एनर्जी वैल्यू। ठीक है, तो ये प्रिंसिपल क्या है, ऑफ-बॉ प्रिंसिपल। इट स्टेट्स दैट the electrons in an atom in different subshells
it says that the electrons in an atom in different subshells are arranged in increasing order of their energies. In increasing order of their energies. ठीक है, तो यानी कि जो अभी मैं समझाया, जिसका एनर्जी कम है उसमें आप पहले इलेक्ट्रॉन्स डालेंगे, और जिसका एनर्जी ज़्यादा होता जा रहा है उसमें आप बाद में डालेंगे. ठीक है, तो इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एनर्जी हम लोग भी क्या पढ़े, 1s का कम था, इससे ज़्यादा था ना, 1s से ज़्यादा था 2s का, 2s से ज़्यादा था 2p का, ऐसे ही पढ़े. तो ये ऑर्डर ऑफ एनर्जी होता है. ठीक है, इसको भी हम लोगों को ध्यान रखना है ना. चलिए, तो यानी कि पहले आप इसमें डालेंगे, फिर इसमें डालेंगे, फिर इसमें, फिर इसमें, इस तरह से बढ़ते जाएंगे. ठीक है, ऐसे करना है. तो यही है ऑफ-बॉ प्रिंसिपल. और ये एनर्जी का ऑर्डर हम लोग कैसे लाए, अभी हम लोग थोड़ी देर पहले देख चुके हैं ऑलरेडी, N+L रूल या फिर बोर्ड-ब्यूरीज रूल. ठीक है, तो उस तरह से आप ध्यान रखेंगे. ठीक है, तो ये हो गया अब ऑफ-बॉ प्रिंसिपल. अब इसके बाद एक और प्रिंसिपल है, उसको हम लोग बोलते हैं हुन्स रूल, या तो सिर्फ हुन्स रूल भी बोलते हैं या फिर हुन्स रूल ऑफ मैक्सिमम, हुन्स रूल ऑफ मैक्सिमम मल्टीप्लिसिटी, ये बोलते हैं हुन्स रूल और हुन्स रूल ऑफ मैक्सिमम मल्टीप्लिसिटी. तो देखिए ये रूल क्या कहता है. देखिए अब जैसे कि P शब्द शेल है. ठीक है, कोई P शब्द शेल है. ओके, अब P शब्द शेल में 3 ऑर्बिटल्स होते हैं, हम लोग जानते हैं, 1 2 3. ठीक है, उसी तरह से D शब्द शेल भी होता है. अब D शब्द शेल जो होता है उसके अंदर कितना ऑर्बिटल होता है, डी शब्द शेल के अंदर 5, 1 2 3 फिर 4 फिर 5, ऐसे. तो P शब्द शेल, अब ये जो है वो क्या है, डिजेनरेट ऑर्बिटल है, डिजेनरेट है ना, याद है ना, डिजेनरेट. डिजेनरेट ऑर्बिटल्स मतलब ऐसे ऑर्बिटल्स जिनका एनर्जी सेम है, उसको हम लोग डिजेनरेट ऑर्बिटल्स कहते हैं. उसी तरह से ये क्या है, ये भी डिजेनरेट ऑर्बिटल्स है. ठीक है, तो ये डिजेनरेट ऑर्बिटल्स है ये सब. ठीक है, तो जब हम लोग ऐसे ऑर्बिटल्स में इलेक्ट्रॉन फिलअप करना शुरू करते हैं जिनका एनर्जी सेम है, इस तीनों का एनर्जी सेम है, इसलिए ये 3 कहलाएगा डिजेनरेट ऑर्बिटल. इसका एनर्जी सेम नहीं है. डी के अंदर जो 5 ऑर्बिटल्स हैं, इन पांचों का एनर्जी सेम है, तो ये कहलाएगा डिजेनरेट ऑर्बिटल. ठीक है, तो जब हम डिजेनरेट ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन्स को फिलअप करेंगे तो पहले आप एक इलेक्ट्रॉन डालेंगे, फिर एक इलेक्ट्रॉन डालेंगे, फिर एक इलेक्ट्रॉन डालेंगे, और अगर इससे ज़्यादा इलेक्ट्रॉन है तब फिर आप इसमें पेयरिंग करवाएंगे. तो पेयरिंग करवाने का रूल हम लोग समझ चुके हैं कि एंटी पैरेलल अरेंजमेंट करना है. उसी तरह से इसमें अगर और ज़्यादा इलेक्ट्रॉन है तब बढ़ते जाएंगे, और अगर इलेक्ट्रॉन है तो इसमें डालेंगे, ऐसे.
तो कहने का मतलब ये हुआ कि डीजेनरेट ऑर्बिटल्स में जब इलेक्ट्रॉन्स हम फिलअप करते हैं तो पहले सिंगल सिंगल डालते हैं और फिर डबल करना शुरू करते हैं, यानी पेयरिंग करना शुरू करते हैं। ठीक है, उसी तरह से इसमें यहाँ पर जो है पहले हम लोग सिंगल सिंगल डालेंगे ऐसे, और फिर पेयरिंग करना शुरू करेंगे। तो एक इसमें, एक इसमें, एक इसमें, एक इसमें, एक इसमें, इस तरह से ऐसे होता है। ठीक है, तो पहले हम लोग सिंगल सिंगल करेंगे और फिर अगर एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन है तो फिर पेयरिंग या डबल करना शुरू करेंगे। लेकिन ये ध्यान रखना है कि ये डीजेनरेट ऑर्बिटल्स के लिए बात हो रही है, बार बार मैं ये चीज़ कह रहा हूँ। तो ये रूल फिर क्या हुआ, ये जो मैंने अभी समझाया है आपको, यही है होन्स रूल ऑफ मैक्सिमम मल्टीप्लिसिटी। ठीक है, होन्स रूल ऑफ मैक्सिमम मल्टीप्लिसिटी। तो ये रूल क्या कहता है कि किसी भी डीजेनरेट ऑर्बिटल्स में जब हम इलेक्ट्रॉन्स डालेंगे तो पहले सिंगल सिंगल डालेंगे और फिर पेयरिंग करना शुरू करेंगे। यही है मैक्सिमम मल्टीप्लिसिटी का रूल, और इसे हुन्स ने दिया था, इसलिए इसे कहते हैं हुन्स रूल या फिर हुन्स रूल ऑफ मैक्सिमम मल्टीप्लिसिटी। ठीक है, तो इसमें हम लोग ये कर सकते हैं, इट स्टेट्स दैट electrons in degenerate orbitals, है ना, it states that electrons in degenerate orbitals are filled singly, या फिर इसको ऐसे कर लें, are first filled singly, are first filled singly, मतलब singly मतलब सिंगल सिंगल करके, are first filled singly and then pairing of electrons takes place। ठीक है, तो यही हुआ हुन्स रूल ऑफ मैक्सिमम मल्टीप्लिसिटी। ठीक है, तो ये भी हम लोग समझ गए, है ना। तो अभी हम लोगों ने जो है एक तो देखा पॉलीज एक्सक्लूजन प्रिंसिपल, ठीक है, फिर हम लोगों ने क्या देखा, हुन्स ऑफबॉ प्रिंसिपल, फिर हुन्स रूल ऑफ मैक्सिमम मल्टीप्लिसिटी, और n+l रूल तो पहले देख चुके ही हैं। तो ये सब जो अभी हम लोगों ने देखा है रूल्स वगैरह, ये सारे रूल्स जो है आपको कहाँ पे काम आएंगे, आपको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करने में काम आएगा इन सारे का। ठीक है, तो अब एक चीज़ और जरा सा देख लेते हैं। कंडीशन ऑफ मैक्सिमम स्टेबिलिटी ऑफ इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बोल दूं या अरेंजमेंट बोल दूं, एक ही बात। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन का स्टेबिलिटी, तो देखिए दो कंडीशन होता है ना। जैसे बाकी कोई कॉन्फ़िगरेशन से अगर हाफ फिल्ड कॉन्फ़िगरेशन है, हाफ फिल्ड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन
is stable. Fulfilled electronic configuration is मोस्ट स्टेबल. हाफ फिल्ड स्टेबल होता है, सही है, और फुलफिल्ड जो कॉन्फ़िगरेशन है वो उससे भी ज़्यादा स्टेबल होता है, स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन. ठीक है, तो इसके पीछे रीज़न ये होता है कि स्टेबिलिटी ऑफ कॉन्फ़िगरेशन depends upon stability of configuration depends upon एक फैक्टर सिमेट्री, ठीक है, और जो दूसरा फैक्टर जो डिसाइड करता है कॉन्फ़िगरेशन के स्टेबिलिटी को वो होता है एक्सचेंज एनर्जी. ये दो फैक्टर जो है वो डिसाइड करेगा कॉन्फ़िगरेशन के स्टेबिलिटी को. ठीक है, तो कॉन्फ़िगरेशन में जितना ज़्यादा सिमेट्री होगा, एक जैसा एक रूपता, सिमेट्री जितना ज़्यादा होगा वो कॉन्फ़िगरेशन उतना स्टेबल होता है. एक्सचेंज एनर्जी क्या है? अगर इस तरह का अरेंजमेंट पॉसिबल है जहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन की जगह दूसरा, दूसरे की जगह पहला डाला जा सकता है, यानी एक्सचेंज करना, एक को यहाँ से वहाँ डाले, वहाँ से यहाँ डाले, तो ये एक्सचेंज करने में क्या होता है कि एनर्जी रिलीज़ होता है, और जितना ज़्यादा एनर्जी रिलीज़ होगा यानी उसका तो एनर्जी उतना कम हो जाएगा, है ना. जितना एनर्जी कहीं से भी रिलीज़ होता है यानी उस चीज़ का तो एनर्जी कम हो जाएगा. ठीक है, और किसी चीज़ का एनर्जी जितना कम होता है वो उतना ज़्यादा स्टेबल होता है. ठीक है, लेसर द एनर्जी मोर इज़ द स्टेबिलिटी, सिंपल. किसी चीज़ का एनर्जी जितना कम उसका स्टेबिलिटी उतना ज़्यादा, यही बात है. ठीक है, तो सिमेट्री और एक्सचेंज एनर्जी ये दो चीज़ों पे डिपेंड करता है. ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग क्या लिख सकते हैं? मोर द सिमेट्री ऑफ द configuration, more the symmetry of the configuration, comma, more the symmetry of the configuration. configuration का जितना ज़्यादा सिमेट्री होगा. ठीक है, more is the स्टेबिलिटी. वो जो कॉन्फ़िगरेशन होगा वो उतना ज़्यादा स्टेबल होगा, ये मतलब हुआ इसका. और एक पॉइंट क्या समझेंगे? एक्सचेंज एनर्जी अभी मैंने बताया, मोर द एक्सचेंज एनर्जी, जितना ज़्यादा एक्सचेंज एनर्जी होगा, मोर द एक्सचेंज एनर्जी of the configuration, more the exchange energy of the configuration. जितना ज़्यादा configuration का exchange energy होगा, more is the stability. तो configuration का जितना ज़्यादा एक्सचेंज एनर्जी होगा वो उतना ज़्यादा स्टेबल होता है. ये पॉइंट्स हमें ध्यान रखना है ना. तो जैसे हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करेंगे, अगर हाफ फिल्ड होना, हाफ फिल्ड जब हम कह रहे हैं इसका क्या मतलब हुआ? हाफ फिल्ड कॉन्फ़िगरेशन कहने का मतलब होता है कि उसमें जितने भी ऑर्बिटल्स हैं सब सिंगल सिंगल, मतलब लास्ट वाला कम से कम सिंगल सिंगल फिल्ड हो जाए. लास्ट जो सबशेल होता है उसको, लास्ट सबशेल बोल रहा हूँ, उसको हम लोग वैलेंस
सबशेल भी कहते हैं, वैलेंस मतलब सबसे आउटर मोस्ट वाला, तो वो उसमें सिंगल इलेक्ट्रॉन अगर हो तो वो हाफ फिल्ड कहलाएगा, ठीक है। और फुलफिल्ड जब कहते हैं तो इसका क्या मतलब हुआ, जैसे देखिए हाफ फिल्ड मान लेते हैं कि पी सबशेल या एस है, सपोज एस में एक ही होता है ऑर्बिटल, तो हाफ फिल्ड मतलब एक। अगर पी सबशेल है सपोज, जैसे पी है, पी में तो 3 ऑर्बिटल्स होते हैं, तो अब मैं बोलूँगा इसका हाफ फिल्ड कॉन्फ़िगरेशन का मतलब ये नहीं कि ये हाफ फिल्ड नहीं हुआ। हाफ फिल्ड मतलब ये हुआ कि तीनों में एक एक इलेक्ट्रॉन है ना। अगर डी है तो पांचों में एक एक इलेक्ट्रॉन है, तो वो होता है हाफ फिल्ड कॉन्फ़िगरेशन, ठीक है। और जब यहाँ पे मैं कह रहा हूँ कि फुलफिल्ड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, तो फुलफिल्ड का क्या मतलब हुआ। अब जैसे कि कोई भी, जैसे मान लेते हैं पी सबशेल है, उसके ऑर्बिटल्स हैं, ठीक, पी सबशेल के ये ऑर्बिटल्स हैं, ओके। तो अगर मैं कहता हूँ फुलफिल्ड, दैट मीन्स दोनों ऑर्बिटल फुलफिल्ड है, ऐसे, ये हुआ फुलफिल्ड का मतलब, ठीक है। कहेंगे फुलफिल्ड डी है जैसे, तो फुलफिल्ड का मतलब डी में 3 तो 5, तो 5 ऐसे, समझे, ये चीज़ होता है ना। तो फुलफिल्ड और हाफ फिल्ड यही मतलब हुआ इसका। तो जब हम एटम में, किसी भी मेटल का एटम का जब इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करेंगे अभी, तो हम लोग इन सब बातों का ध्यान रखेंगे। अगर पॉसिबल है तो फुलफिल्ड होना चाहिए, वो और ज़्यादा स्टेबल हो जाएगा, नहीं तो हाफ फिल्ड होना चाहिए, नहीं तो फिर जितना होगा वो होगा, ठीक है। और ये सबसे ज़्यादा स्टेबल है, ये उससे थोड़ा कम स्टेबल होता है कॉन्फ़िगरेशन ये वाला, और इसके बाद फिर दूसरा सब कोई भी होगा। तो उसके पीछे रीज़न यही है, सिमेट्री और एक्सचेंज एनर्जी, ठीक है। तो इतनी सारी बातें यहाँ पे थ्योरेटिकली जो है वो हम लोगों ने यहाँ पे डिस्कस किया। और ये सब जो आज के वीडियो में जो हम लोग बात कर रहे हैं, ये सब क्या है, ये आपका कॉन्फ़िगरेशन से रिलेटेड है, ठीक है। तो अगले वीडियो में हम लोग बात करेंगे कि कैसे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हम लोग करते हैं, ठीक है, उस पर हम लोग बात करेंगे, कैसे कॉन्फ़िगरेशन करना चाहिए या कैसे करते हैं, है ना। चलो ठीक है बच्चों, तो लास्ट ये जो अभी हम लोग जो बात कर रहे थे वो कॉन्फ़िगरेशन पे ही बात थी, और थ्योरेटिकली जितना कुछ डिस्कस होना था इस चैप्टर के अंदर वो सब हम लोगों ने कर लिया है, ठीक है। अब जो है हम लोग ये कर सकते हैं, अगले क्लास में मैं थोड़ा सा कॉन्फ़िगरेशन से रिलेटेड बात कर लूँगा आप लोगों से, और फिर कुछ क्वेश्चंस भी डिस्कस कर लेंगे, ठीक है। चलिए, थैंक यू।